हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है फोर्स। फोर्स के बारे में आपने पहले भी कुछ क्लासेस में सुना होगा कि फोर्स क्या है। फोर्स एक पुश है या पुल है जो बॉडी में सर्टेन चेंजेस लाता है। अब ये चेंजेस है क्या? अगर कोई मूविंग बॉडी है, मान लो कोई बॉल मूव करता हुआ आ रहा है आपके तरफ, तो आप उसे फोर्स लगा करके, उस पर दम लगा करके आप उसे रोक सकते हो। या कोई स्टेशनरी बॉडी है, वही बॉल स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो आप उसको किक करके उसे मोशन में ला सकते हो। तो फोर्स बेसिकली क्या करता है, एक मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है और एक रुकी हुई बॉडी, यानी कि जो बॉडी रेस्ट पे है, उसको वापस मोशन में भी ला सकता है। फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल क्ले को आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। तो ये सब तो हमने पहले कुछ क्लासेस में पढ़ ही लिया है, पर आज का ये जो टॉपिक होने वाला है वो फोर्स के कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होने वाला है, जो आपको क्लास 10 आईसीएसई में पढ़ाया जाएगा। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग फोर्स क्या मतलब फोर्स के कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे मोशंस कॉज्ड बाय फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क बोल के भी हम लोग रेफर करेंगे, एंड फिर कपल हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे इस क्लास में। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं, मोशंस कॉज्ड बाय फोर्स। फोर्स दो तरह के मोशंस मेनली कॉज करता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन का मतलब है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो विच इज फ्री टू मूव, मतलब वो बॉडी किसी भी पॉइंट पे फिक्स नहीं है, वो फ्री है मूव करने के लिए, तो आप उस बॉडी पे क्या कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। नाउ दैट बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब अगर आपने इस डायरेक्शन पे फोर्स एक्सर्ट किया, वो बॉडी भी स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये कौन सा मोशन हो गया, ट्रांजिशनल मोशन। अब आता है रोटेशनल मोशन। अब मान लीजिए कोई पहिया है, मतलब व्हील्स ऑफ अ कार एक एग्जांपल है, तो जब वो रोल करता है तो इट इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट। जब कोई बॉडी एक पॉइंट पे फिक्स्ड होती है और उस पे फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, तो वो बॉडी उसी पॉइंट पे रोटेट करती रहती है, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे कि ये कोई बॉडी है जो एक फिक्स्ड पॉइंट पे, मतलब इस पाइवट पे, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, पाइवट। तो ये जो बॉडी है ये इस पॉइंट से फिक्स्ड है, मतलब ये बॉडी फ्री टू मूव नहीं है। तो अगर हम लोग इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्या मूव करेगी, रोटेट करेगी। तो इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कितना बॉडी टर्न करेगी, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, या तो दूसरा नाम इसका क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का, टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मेनली टू फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब टर्निंग इफेक्ट कितना होगा वो कौन डिसाइड करेगा कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो पहला फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि कितना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, आप फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हो, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया, ये हो गया। एंड फ्रॉम द सेंटर, जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द सेंटर उसका कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल आल्सो डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये डिस्टेंस भी डिपेंड, मतलब ये डिस्टेंस भी इफेक्ट करेगा कि कितना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो फोर्स आप इधर अप्लाई करते, फोर्स आप इधर अप्लाई करते, तो डिस्टेंस इतना सा होता ना, बस डिस्टेंस कितना होता, बस इतना सा होता, तो टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। फोर्स एकदम आप एंड पॉइंट पे, मतलब सेंटर से एकदम दूर आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब एकदम इस पॉइंट पे, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस और इतने डिस्टेंस में फर्क होता है। जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो टू फैक्टर्स क्या है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की कितना आप फोर्स अप्लाई करोगे, और दूसरा फैक्टर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम लोग पाइवटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ फोर्स आप कैलकुलेट कैसे करोगे, जो फैक्टर्स थे ना, जो हमने फैक्टर समझा था उसमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
उसी का प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम लोग पाइवटेड पॉइंट भी बोलते हैं। तो जो फैक्टर्स थे उन्हीं के प्रोडक्ट से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम लोग इसका यूनिट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। यही आपका सीजीएस यूनिट क्या होगा, फोर्स का डाइन होता है, और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो एसआई यूनिट आपका हो जाता है न्यूटन मीटर, और सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसी फॉर्मूला से आपको यूनिट भी मिलता है मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब ये कुछ यूनिट्स है टॉर्क के, मोमेंट ऑफ फोर्स के कुछ यूनिट्स है। पहले ही हमने पढ़ लिया था एसआई यूनिट क्या था, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आया, न्यूटन मीटर। दूसरा सीजीएस यूनिट क्या आया, डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट कुछ नहीं है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का एक अलग सिस्टम होता है। उस हिसाब से जो यूनिट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम के हिसाब से। अब दूसरा एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ मोमेंट। ग्रेविटेशनल यूनिट्स में हम लोग ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल सिस्टम एसआई यूनिट फोर्स का अलग है, सीजीएस यूनिट फोर्स का अलग है, डिस्टेंस का सेम है, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। केजीएफ होता क्या एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल 1 kgf। अगर कोई बॉडी 1 kg का है तो अर्थ उसको जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा तो वही फोर्स क्या हो जाएगा, 1 kgf। सेम गोज विथ 50 kgf। अगर कोई बॉडी 50 kg का है तो उसको अर्थ जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे 50 kgf। सेम कॉन्सेप्ट जीएफ के साथ लगेगा। कोई बॉडी 1 ग्राम का है, जिस फोर्स के साथ अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, 1 gf। तो ये कुछ यूनिट से आई मीन मोमेंट के, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, kgf मीटर, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर सेम है, और सीजीएस यूनिट क्या हो गया, gf सेंटीमीटर। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के रिलेशंस के बीच में ध्यान देते हैं। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। अब ये आया कैसे, 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, 10 to the power 5 डाइन, और 1 मीटर कितना होता है, 10 to the power 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब पावर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और सेम बेस होता है, यानी कि बेस क्या है 10 और 10, और उसके ऊपर पावर्स डिफरेंट है, तब जब बेस सेम होगा और मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, तब पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड। तब 5 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, तो 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। अब आता है 1 kgf मीटर को न्यूटन मीटर में चेंज करना, मतलब ग्रेविटेशनल यूनिट से हम लोग इसको किस में, न्यूटन मीटर में लाएंगे। तो 1 kgf इज इक्वल टू कितना न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन। मीटर मीटर सेम है तो उस केस में हम लोगों को कुछ चेंज करना नहीं है। नेक्स्ट है gf, तो 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन, तो 1 gf सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर। तो आई होप ये सारा रिलेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। कोई भी बॉडी टर्न करेगी तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे टर्न कर रही है तो वो ऐसे ही टर्न करती रहेगी, वो बॉडी ऐसे भी टर्न कर सकती है। इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स के 2 टाइप होते हैं। पहला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, क्लॉक के डायरेक्शन के ऑपोजिट का होना। मतलब क्लॉक किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब उसका जितना जो नीडल है वो इस डायरेक्शन में जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। अब यही हो जाता है क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, जो क्लॉक के डायरेक्शन को फॉलो करता है, तो वो हो जाता है क्लॉकवाइज मोमेंट। अब अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो 2 मेथड्स है जिससे आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकते हो। मतलब एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज बना सकते हो, क्लॉकवाइज को उल्टा, मतलब वाइस वर्सा कर सकते हो। पहला है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप रोटेशन का डायरेक्शन कैसे बदल पाओगे, जब आप फोर्स का डायरेक्शन चेंज करोगे। ये एक बॉडी है जो फिक्स्ड है इस पॉइंट पे। अगर मैं फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रही हूं तो बॉडी क्या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। अगर मैं सेम फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई करूं तो जो बॉडी पहले एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी अब ये बॉडी क्लॉकवाइज जाएगी। तो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो आप
किसका डायरेक्शन बदलोगे? फोर्स का डायरेक्शन बदल दोगे। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या था? अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो आप फोर्स का डायरेक्शन ही बदल देते हो। दूसरा है कि आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की कहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो आप पॉइंट चेंज कर देते हो। तो दूसरा मेथड है बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये भी एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे। पहला आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था? यहां पे था, तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट को आपने इधर शिफ्ट कर दिया, पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन नहीं है, आपने खाली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। फोर्स पहले भी अपवर्ड आप अप्लाई कर रहे थे, दूसरे पॉइंट में भी अपवर्ड ही अप्लाई करोगे। तब देखना बॉडी इधर जा रहा था ना, बॉडी अब इस साइड जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग रोटेशन का डायरेक्शन बदल सकते हैं, दो पॉइंट्स ध्यान में रख के। अब हमने पढ़ा था कि दो तरह के मोमेंट्स होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसे हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे या नेगेटिव? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। आगे आप लोग सम्स करोगे तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो उसे हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये रहा आपका मोमेंट के ऊपर पूरा डिस्कशन। अब इसके लिए हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पे ध्यान देंगे, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क। पहला एग्जांपल है, ये जो स्क्रू है इसको टर्न करने के लिए जो स्पैनर है ये इतना लंबा क्यों होता है? ताकि हम लोग फोर्स यहाँ पे अप्लाई करें। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पाइवट कंसिडर किया जा सकता है। इसे हम लोग क्या पाइवट कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और हमें क्या करना है? इसे टर्न करना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर होगा तो टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए ही इस लेंथ को ज्यादा किया जाता है, इस लेंथ को एक्सटेंड किया जाता है, ताकि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस मींस लार्जर टर्निंग इफेक्ट। अब सेकंड एग्जांपल भी, ये हिंज है। इस एग्जांपल पे जो डोर है उसका फिक्स्ड पॉइंट क्या है? हिंज। तो हिंज को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? पाइवट। तो ये जो हैंडल है इसका इससे डिस्टेंस एकदम मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैंडल प्रोवाइड किया जाता है। यहां पे क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता हैंडल? बिकॉज तब टर्निंग इफेक्ट कम होगा, हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा। और यहाँ पे हम लोग कम फोर्स अप्लाई करके भी टर्निंग इफेक्ट ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा टर्निंग इफेक्ट भी मैक्सिमम होगा। इसीलिए इस केस में भी इस लेंथ को मैक्सिमम रखा गया है। हम लोग एकदम एंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस केस में भी लेंथ को मैक्सिमम रखा गया है, क्योंकि टू फैक्टर्स ऑफ मोमेंट क्या थे? पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर वो सबसे मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि अगर ये मतलब ये जो हैंडल है ये एकदम एंड पे क्यों प्रोवाइडेड होता है, या इसका लेंथ इतना इंक्रीज्ड क्यों होता है। तो उसमें सारे एग्जाम्पल्स में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, उन सारे एग्जाम्पल्स में आपको ये एक ही रीजन कॉपी पेस्ट करना है, सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि पाइवट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो। तो यही रीजन आपको हर एक एप्लीकेशन में लिख के आना है, लाइक हर एक केस में आपको यही रीजन लिख के आना है। तो आई होप आपको मोमेंट का या टॉर्क का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कपल। तो ये लोगों वाला कपल नहीं है, ये है फोर्सेस वाला कपल। फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब एक साइड अगर 5 न्यूटन का फोर्स है तो दूसरे साइड भी 5 न्यूटन का ही फोर्स होगा, और जो फोर्सेस ऑपोजिट है डायरेक्शन में, ठीक है, और पैरेलल फोर्सेस हैं ये, ठीक है, दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो फाइनली क्या डेफिनेशन बना? कपल वो दो फोर्सेस है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और पैरेलल है। पैरेलल यानी कि क्या? ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस कभी भी आगे जाके मिलेंगी नहीं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो कपल यही दो फोर्सेस के बारे में बोला गया है कपल के कॉन्सेप्ट में। अब देखिए यहाँ पे थ्रू द डायग्राम, एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो पॉइंट प्रूव हो जाता है कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड का है। लेट से ये 5 न्यूटन है तो ये भी
5 न्यूटन ही होगा। और ये दोनों फोर्सेस क्या है, एक लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या है, पैरेलल इन नेचर है, मतलब अलग अलग लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये दोनों ही लाइंस आगे जाके कभी मिलेंगी नहीं। तो कपल क्या है, दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन और पैरेलल फोर्सेस के मेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कपल। वो पैरेलल फोर्सेस जो एक लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइंस। तो अब कपल का इंपॉर्टेंस क्या है, मान लीजिए अगर आपको कोई बोलता कि आपको एक उंगली लगा करके इस नल को खोलना है, एक उंगली लगा करके इस नल को आपको खोलना है, तो क्या आप खोल पाते, नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता तब जाकर, मतलब थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होता उस एक ही उंगली से। इसीलिए कपल क्या है, यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स पे वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और दोनों का ही लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है। तो कपल ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। जहां पे हम लोग एक पॉइंट से फोर्स अप्लाई करके कोई टर्निंग इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे या बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कपल, मतलब 2 पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे। सिमिलरली इस स्टीयरिंग व्हील में बहुत लोग इसे एक हाथ से भी चलाते हैं, पर दोनों हाथ से चलाना कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे हम लोग फोर्स अप्लाई करके क्या ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी कन्वीनियंटली। तो कपल का यही यूज है कि ये कन्वीनियंटली ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में काम आता है। ये डायग्राम के थ्रू हम लोग कपल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कपल का फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, F इनटू D। यहाँ पे हम लोग दोनों फोर्सेस को नहीं लेंगे बिकॉज दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो हम लोग कोई भी एक फोर्स लेंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब आइए इसको डिराइव करते हैं। 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, ये जो बॉडी है ये मतलब ये एक रूलर टाइप है जो एक O पॉइंट पे फिक्स्ड है, एंड इसका 2 एंड है A एंड B। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट A क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एट A फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो F इंटू OA, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पाइवट के बीच में OA तक का डिस्टेंस है, तो F इंटू OA। और यहाँ पे दोनों ही मूवमेंट क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं, अगर इसको लेके जाएंगे तो ये अल्टीमेटली ऐसे ही आएगा, विच इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आता है मोमेंट एट द एंड B, मोमेंट ऑफ फोर्स एट द एंड B क्या होगा, F इंटू OB, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये है, तो फिर F इंटू OB। तो यहाँ पे दोनों ही मोमेंट्स आपको मिल चुके हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, इन दोनों मोमेंट्स के सम को ही हम लोग मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। तो उसका मतलब वैल्यू पुट करने के बाद कुछ ऐसा आया है, F इंटू OA जो क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स एट A, और F इंटू OB जो था मोमेंट ऑफ फोर्स एट B। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो F कॉमन चला जाएगा, बिकॉज F इसमें भी है इसमें भी है, सो F को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। फिर बचा क्या इसमें, OA प्लस इसमें भी क्या बचा, OB। तो OA प्लस OB है क्या, अल्टीमेटली ये डिस्टेंस ही है ना, OA प्लस OB ये डिस्टेंस है। तो फाइनली हम लोग OA प्लस OB की जगह क्या लिख सकते हैं, D। तो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला क्या आया, F इंटू D। फाइनली मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, विच इज ईदर फोर्स, मतलब कोई भी एक बार हम लोग फोर्स लेंगे और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कपल। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं, जो कि है टॉर्क एंड दूसरा है कपल। कमिंग टू द थर्ड टॉपिक विच इज इक्विलिब्रियम। अब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसमें बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करेंगे और फिर भी उस बॉडी पे कोई असर नहीं होगा, ना ही उसके स्टेट ऑफ रेस्ट पे कोई असर होगा, ना ही उसके स्टेट ऑफ मोशन पे कोई असर होगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फिर भी वो बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब अपना स्टेट ऑफ रेस्ट छोड़ नहीं रही, तो वो भी इक्विलिब्रियम है। और अगर कोई मूविंग बॉडी है, उस पे भी बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, पर उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। बस दोनों का कैटेगरी डिफरेंट हो जाता है। स्टेट ऑफ रेस्ट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, की बॉडी में मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करेंगे पर बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट छोड़ेगी नहीं। और स्टेट ऑफ मोशन वाला जो एग्जांपल था वो क्या था, डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि अगर कोई मूविंग बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उसके स्टेट ऑफ मोशन पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो वो बॉडी किसमें है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे।
अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। पहला कि मान लीजिए एक बुक टेबल पे प्लेस्ड है, तो वो बुक जो है लाइक इस टेबल पे प्लेस्ड है, तो बुक क्या नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो जितना फोर्स बुक नीचे की तरफ एक्सर्ट करेगी, टेबल भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो बुक के स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला, बुक रेस्ट पे ही रहेगी। दूसरा केस है बीम बैलेंस का, ये मैंने एक रफली ड्रॉ किया है बीम बैलेंस, ठीक है। तो अगर इस साइड पे हम लोग कुछ रखते हैं, बीम बैलेंस में इस साइड में हम लोग कुछ रखते हैं, तो क्लॉकवाइज मोशन में क्या मूवमेंट होता है, मतलब ये बीम बैलेंस है, इधर टर्न हो जाता है, ये जो रॉड है ये इधर नीचे की तरफ टर्न हो जाता है। तो हमें उसे बैलेंस करने के लिए यहां पर भी उतना ही वेट रखना पड़ेगा ताकि एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो। ये क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जब इक्वल दोनों मूवमेंट्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तब बीम अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाएगी, बीम स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो दोनों ही जो हमने मतलब एग्जांपल्स लिए थे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में है। नाउ कमिंग टू डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है रेन ड्रॉप का। मान लीजिए ये एक सर्टेन हाइट से रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है, बहुत ही स्पीड के साथ रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है, तो रेन ड्रॉप का कुछ वेट होगा जो किस डायरेक्शन पे एक्सर्ट होगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेस आते हैं। पहला बॉयंट फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन ऑफ एयर। बॉयंट फोर्स होता क्या है? बॉयंट फोर्स एक फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉडी को वाटर में, वाटर इज अ फ्लूइड, तो अगर आप बॉडी को वाटर में डाल देते हो तो वो बॉडी फ्लोट अगर कर पाती है तो उस पर एक बॉयंट फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब वो वाटर उस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो बॉडी फ्लोट कर पाती है। तो इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स। पर अब ये एयर में कैसे आया? बिकॉज एयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों आता है, लिक्विड भी एंड गैसेस भी। अब फ्रिक्शन ऑफ एयर क्या है? जो रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना मतलब रोकना, तो जो रेजिस्टेंस एयर के मॉलिक्यूल्स इस रेन ड्रॉप पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इस रेन ड्रॉप पे एक्सर्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो जो वेट ऑफ द रेन ड्रॉप डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जो दो फोर्सेस है ना, फ्रिक्शन और बॉयंट फोर्स, ये दोनों मिला करके जो कि अपवर्ड एक्ट करेंगे और वेट क्या डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस क्या है? बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से रेन ड्रॉप अपने मतलब जिस मोशन से, मतलब जिस स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा था, वो उसी स्पीड से नीचे गिरेगा, उसके मोशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो रेन ड्रॉप डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कोई एक स्टोन, मतलब स्टोन में रस्सी बांध के उसको घुमाया है कभी, तो अगर आप लोग वैसा करोगे तो आप नोटिस करोगे कि स्टोन एकदम कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या एक रोटेशनल मूवमेंट करेगा। उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है जिससे मतलब आप पकड़ के रखे उस स्टोन को उस थ्रेड से, तो ये वो पॉइंट है और ये थ्रेड है, ये स्टोन है जो कि इस सर्कुलर मूवमेंट में जा रहा है। तो आप इसको कॉन्स्टेंटली घुमाए जा रहे हो, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट स्टोन पे एक फोर्स एक्ट करता है जो उसको सेंटर की तरफ खींचता है। स्टोन पे एक फोर्स एक्ट करेगा जो उसे सेंटर की तरफ खींचेगा हर एक पॉइंट पे। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो जब हम लोग घुमाते हैं स्टोन को तो स्ट्रिंग एकदम टाइट हो जाती है। इस टाइटनेस की वजह से, इस टेंशन की वजह से, वो टेंशन किस डायरेक्शन में जाएगी? इधर। दिस इज टेंशन क्रिएटेड बाय द स्ट्रिंग। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही ये जो स्टोन है कॉन्स्टेंटली अपने सर्कुलर मूवमेंट में घूमता रहता है। ठीक है, एक है सेंट्रीपेटल फोर्स जो स्टोन को किस तरफ मतलब खींचेगा? सेंटर की तरफ एट ईच एंड एवरी पॉइंट, और एक जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है वो इस फोर्स को बैलेंस कर देगा और स्टोन के मूवमेंट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये मूविंग जो स्टोन है, रोटेटिंग स्टोन है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब थर्ड एग्जांपल है एयरप्लेन। मान लीजिए ये एयरप्लेन है, ये लग तो नहीं रहा एयरप्लेन, पर मान लीजिए, ठीक है।
जो भी। तो ये एयरप्लेन है, ये एक कांस्टेंट हाइट में कब ट्रैवल करेगा, ये कांस्टेंट हाइट पे कब मूव करेगा, जब एयरप्लेन का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो जो उसके अंदर इंजन है वो उसमें इतनी एनर्जी क्रिएट करेगा, यूजिंग द फ्यूल, वो इतनी एनर्जी क्रिएट करेगा, एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा जो उसके बॉडी को बैलेंस कर ले। मतलब ये अपवर्ड फोर्स है और ये डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स कौन कॉज कर रहा है, वेट ऑफ द प्लेन, ठीक है। और उसका इंजन उस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्यूल यूज कर रहा है ताकि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं तब एयरप्लेन कांस्टेंट हाइट पे मूव करता है, ना ही वो नीचे जाता है ना ही वो ऊपर जाता है। अब जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं होते, मान लीजिए डाउनवर्ड फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा और अपवर्ड फोर्स कम होगा, ठीक है, ये मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स कम होगा, तब प्लेन नीचे की तरफ जाएगा बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। और जब अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तब शुरू में जब प्लेन ऊपर जाता है तब क्या होता है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है, अपवर्ड पुल जो है वो ज्यादा लगता है। तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा मतलब प्लेन ऊपर जा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा मतलब प्लेन नीचे आ रहा है। और अगर दोनों फोर्स बैलेंस्ड है तो प्लेन एक कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम पे होगी, दो कंडीशंस उसको फुलफिल करने होंगे तब जाके वो इक्विलिब्रियम पे होगी। पहला कि जितने भी फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब कि बॉडी पे जितने भी फोर्सेस नो मैटर कितने भी एक्ट करें उनका रिजल्टेंट जो इफेक्ट है उस बॉडी पे वो जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी। और दूसरा क्या है, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स, वो भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। सम ऑफ ऑल मोमेंट्स, उस बॉडी पे कुछ मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज भी होंगे, कुछ मोमेंट्स क्लॉकवाइज भी होंगे। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट्स दोनों मिला करके क्या आना चाहिए, जीरो। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं, वो इसीलिए। इसकी मदद से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए एक बॉडी पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है x, तो वो पॉजिटिव ही हुआ। अब सेम बॉडी पे एक क्लॉकवाइज मोमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग नेगेटिव की तरह लेंगे, माइनस x। अब इसका सम निकालेंगे तो x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो x माइनस x क्या आएगा, जीरो। तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी तब उसका सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स will be equals to sum of clockwise moments। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी तो उस बॉडी पे जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम है, मतलब कुल मिलाकर के जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो उसके क्लॉकवाइज मोमेंट के सम के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए इसका सम आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में 2x और इसका सम आ रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट पे यहाँ पे 2x, तो ये दोनों बराबर है। तो अगर हम लोग इसे इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, जीरो। तो अल्टीमेटली बॉडी किस पे होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यही कहता है कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे होने के लिए उसका जो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स है वो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर होना चाहिए। तो आइए अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक रूलर है जिसको इस सपोर्ट के द्वारा सस्पेंड किया गया है, फिक्स्ड पॉइंट O है और दो पॉइंट्स पे हमने स्प्रिंग बैलेंसेस लगाए हैं, पॉइंट B एंड पॉइंट A। तो हमारा काम है कि हमें इस रूलर को बैलेंस करना है, लाइक हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना है। तो उसके लिए हम लोग W1 यहाँ पे सस्पेंड करेंगे, तो वो रूलर किस साइड, इस साइड जाएगा, इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा। तो अब हमें इस साइड भी कोई वेट सस्पेंड करना पड़ेगा, मान लीजिए W2। हम लोग W1 अगर यहाँ पे लगाएंगे मतलब इक्वल वेट लगाएंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, वो क्लियरली देख सकते हैं। व्हाई, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, मोमेंट ऑफ फोर्स कब ज्यादा होता है, जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर हम लोग दोनों ही पॉइंट पे सेम फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा। इसीलिए यहाँ पे लेंथ के साथ तो कोई हम लोग छेड़छाड़ कर नहीं सकते, इसीलिए हमें वेट इंक्रीज करना होगा यहाँ पे ताकि ये बैलेंस हो पाए।
तो W2 W1 से ज्यादा है। W2 क्या, W1 से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लेंथ तो फिक्स है ना, लेंथ इससे इसका कमी है, तो कम मोमेंट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए अगर हम लोग को इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस करना है, अगर हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट को बराबर करना है, तो यहाँ पे हमें वेट ही इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग लेंथ के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, तो रूलर अपने आप हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का वेरिफिकेशन, कि दोनों मोमेंट्स को बराबर होना पड़ता है किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, टॉर्क, कपल, इक्विलिब्रियम, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ नहीं भी समझ में आया हो, कुछ डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो टिल देन गुड बाय।